Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Donald Trump calls NATO to join Iran war. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. NATO ग्रुप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप के बारे में समझते हैं पूरे बैकग्राउंड के साथ एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज। सी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया जिसमें एक तरफ जर्मनी और उसके एलाइज जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब थे और दूसरे तरफ ब्रिटेन, अमेरिका एंड यूएसएसआर ये थे। अब अमेरिका और उसके जो एलाइज थे ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की आइडियोलॉजी तो काफ़ी मिलती जुलती थी, लिबरल आइडियोलॉजी, जबकि इनके ठीक विपरीत सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के अराउंड बना था यूएसएसआर। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में यूएसएसआर एंड यूएस एंड इट्स एलाइज केम टुगेदर, दे जॉइंट हैंड्स टुगेदर इन ऑर्डर टू लिमिट राइज ऑफ नाजीज अंडर हिटलर इन जर्मनी। इस तरीके के जो फासिस्ट फोर्सेस राइज हो रहे थे उनको रोकने के लिए फिर यूएस एंड इट्स एलाइज केम टुगेदर जॉइंट हैंड विथ यूएसएसआर। तो यही एक अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जहां पे आप आइडियोलॉजिकली भले अलाइन ना कर रहे हो, येट कंसीडरिंग द स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स दैट मे अराइज, द टू ग्रुप्स जॉइंट हैंड्स टुगेदर। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाज डेवलप्ड बिटवीन यूएस एंड इट्स एलाइज विथ यूएसएसआर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में with death of Hitler and defeat of Germany and Japan, तो जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ थे, इनके डिफीट के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। अब इन दो ब्लॉक्स यूएस एंड इट्स एलाइज एंड यूएसएसआर, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो थे ही। यही कारण है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ये दोनों वापस से अलग हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एक साथ आए थे, फिर से अलग हो गए एंड देन वर्ल्ड एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज ऑफ पावर पॉलिटिक्स, जिसको हमने नाम दिया है कोल्ड वॉर, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। द कोल्ड वॉर बिगन राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड द वर्ल्ड बिकेम बाइपोलर इन दैट फेज। कई सारे देश उन्होंने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया, कई सारे देशों ने यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन किया। इस कारण से दुनिया दो पावर सेंटर्स में डिवाइड हो गई, दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। बट कई सारे भारत जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वी डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द पावर ब्लॉक्स, और इसके साथ ही एक नया फ्रंट भी स्टार्ट हुआ जिसको हमने नाम दिया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब कोल्ड वॉर के दौरान यूएस एंड इट्स के एलाइज जो हैं उनका कंसर्न था, उनका एम था टू कंटेन एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर। लाइकवाइज यूएसएसआर का कंसर्न था टू कंटेन राइज ऑफ यूएसए एंड इट्स एलाइज। यही कारण है कि कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस ने अपने एलाइज के साथ मिलकर के अलग अलग मिलिट्री पैक्ट्स बनाए। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री पैक्ट है एक मिलिट्री एग्रीमेंट, जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करने का कमिटमेंट किया गया कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो हम सब मिल करके आपको बचाएंगे। तो इस तरीके का एक मिलिट्री पैक्ट यूएस ने साइन किया विथ इट्स एलाइज इन यूरोप। तो इसी मिलिट्री पैक्ट को नाम दिया गया है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में यूएस, उसके अलावा कनाडा, साथ ही साथ कई सारे यूरोपियन कंट्रीज मेंबर बने, और इस तरीके के और भी कई सारे मिलिट्री पैक्ट यूएस ने साइन किए, जैसे सियाटो, सेंटो एंड ऑल। उसके जवाब में यूएसएसआर ने भी इस तरीके का मिलिट्री पैक्ट साइन किया अलोंग विथ इट्स एलाइज। जो सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री पैक्ट यूएसएसआर ने साइन किया वो था वार्सो पैक्ट। कोल्ड वॉर चलता रहा राइट सिंस 1945 टू 1991, और फिर विथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 कोल्ड वॉर ऑफिशियली केम टू एन एंड। उसके साथ ही साथ
द वार्सो पैक्ट ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट। अब वार्सो पैक्ट जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि यूएसएसआर ही नहीं है तो फिर वार्सो पैक्ट का क्या काम है। लेकिन द नाटो ग्रुप कंटिन्यूज। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूएस, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज अलोंग द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इनके बीच में ये मिलिट्री पैक्ट बना था। मेनली तो बना था यूएसएसआर के राइज को कर्ब करने के लिए, लेकिन इवन आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर नाउ द नाटो कंटिन्यूज विथ सम इवॉल्व्ड स्ट्रेटजीज एंड गोल्स। नाटो की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। कुछ देशों ने मिलकर के आपस में ये मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है। शुरुआत में जब 1949 में नाटो बनाया गया एज ए रिजल्ट ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी ऑन 4 अप्रैल 1949, तो शुरुआत में सिर्फ 12 देश ही इसके मेंबर थे। उसमें से महत्वपूर्ण देश थे यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा। धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड हुई। नाटो का हेडक्वार्टर है एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आज के टाइम में नाटो की मेंबरशिप बढ़ करके हो गई है अप टू 32 कंट्रीज। नाटो का जो सबसे नाटो जिस डॉक्यूमेंट की मदद से ये ग्रुप बनाया गया है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है नाटो चार्टर। नाटो चार्टर के अंदर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जिससे रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है, तो उसको पहले समझते हैं। आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है कि नाटो कंट्रीज, आज के टाइम में जैसे 32 नाटो कंट्रीज हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर कोई कंट्री अगर अटैक करता है, कोई भी बाहरी कंट्री, नॉन नाटो कंट्री, इन नाटो कंट्रीज के किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, 32 में से किसी के ऊपर, तो बाकी सारे देश मिल करके डिफेंस करेंगे, मतलब कलेक्टिव डिफेंस होगा। दैट आइडिया हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो चार्टर कि देयर विल बी कलेक्टिव डिफेंस इफ एनी external party attacks on any of the member country of NATO, then all the NATO members will collectively defend that member country of NATO against that external aggressor. इसी कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस को कभी कभार एक टैगलाइन के साथ समराइज किया जाता है, वन फॉर ऑल फॉर वन। अब जब कलेक्टिव डिफेंस की बात चल रही है तो लेट अस टॉक अबाउट अ सिमिलर कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्तेमाल होता है, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। देखिए, कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी काफी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। बोथ कैन बी समराइज विद द आइडिया वन फॉर ऑल फॉर वन। अंतर बस इतना है कि कलेक्टिव डिफेंस इज ए रीजनल कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ देश मिल करके आपस में जब ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमारे में से किसी एक के ऊपर जब अटैक होगा तो हम सब मिल करके डिफेंड करेंगे। तो जब रीजनली कुछ एक लिमिटेड देश मिल करके आपस में ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट करते हैं तो इसको कहा जाता है कलेक्टिव डिफेंस। अगर दुनिया के ज़्यादातर देश मिल करके इस तरीके का कमिटमेंट एक दूसरे के साथ करें कि हम में से किसी के ऊपर भी किसी तरीके का अटैक होता है, या तो टेररिस्ट अटैक या तो फिर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है, तो बाकी सब मिल करके जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इस तरीके का कमिटमेंट किया जाए, एक तरीके का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल डिफेंस लाया जाए अराउंड द आइडिया वन फॉर ऑल फॉर वन, तो उसको कहा जाएगा कलेक्टिव सिक्योरिटी। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कलेक्टिव डिफेंस का एग्जाम्पल है नाटो ग्रुप। दुनिया के 32 देशों ने मिलकर के आपस में कमिटमेंट किया है, वन फॉर ऑल फॉर वन। कलेक्टिव सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है यूएनएससी। दुनिया के ज्यादातर देशों ने मिलकर के ये कमिटमेंट किया है। तो आइडिया वही है, बट जब रीजनल से ग्लोबल लेवल पे हम मूव करते हैं एज फार एज म्यूचुअल डिफेंस कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, तो फिर हम कहते हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम कलेक्टिव डिफेंस टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। आज के डेट में दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो 2 लेयर ऑफ डिफेंस, इनफैक्ट 3 लेयर ऑफ डिफेंस डेवलप करते हैं। ग्लोबल लेवल पे बना दिया कलेक्टिव सिक्योरिटी आइडिया के अराउंड यूएनएससी, फिर रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक्स भी बनाते हैं, जैसे नाटो ग्रुप है, भारत ने क्वाड बनाया, एससीओ प्लेटफॉर्म है, भारत का एग्जांपल अगर लिया जाए तो। साथ ही साथ नेशनल लेवल पे भी हम अपना डिफेंस तैयार करते हैं। तो नेशनल डिफेंस हो गया, रीजनल डिफेंस हो गया एंड ग्लोबल डिफेंस हो गया। कमिंग बैक टू नाटो अगेन, यू सी
नाटो की मेंबरशिप धीरे धीरे एक्सपैंड हुई है। शुरुआत में तो सिर्फ 12 देश थे, आज के टाइम में 32 देश हैं। पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ है कि अमेरिका हैज बीन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। कई सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अदरवाइज ओरिजिनली अगर आप देखें नाटो को तो उसमें अमेरिका कनाडा एक तरफ थे और दूसरे तरफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश ही नाटो का मेंबर थे। लेकिन पिछले 6-7 सालों में अमेरिका लगातार ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहा है टू ज्वाइन नाटो। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि यूक्रेन वाज आल्सो इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। यूक्रेन, आप देखिए, ये बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ। यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया नाटो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। यूक्रेन आल्सो शोड विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। ये बात रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यूक्रेन रसिया का कोल्ड वॉर टाइम अलाई था। यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम, और रसिया जो करेंटली अंडर लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर पुतिन एम्स टू रिवाइव इट्स ग्लोरी ऑफ कोल्ड वॉर टाइम। तो यूएसएसआर तो एग्जैक्टली बनाना नहीं चाहता है, रिवाइव नहीं करना चाहता है, लेकिन रसिया चाहता है कि उसके यूएसएसआर टाइम के जो अलाइज हैं वो रसिया के साथ ही रहें, रसिया के क्लोज अलाई रहें। और यूक्रेन ने जब विलिंगनेस एक्सप्रेस की टू ज्वाइन नाटो ग्रुप, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, तो नेचुरली व्लादिमीर पुतिन विल नॉट लाइक इट, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई रसिया अटैक्ड यूक्रेन, because Ukraine had shown willingness to join NATO group. Anyway, NATO was expanding on the eastward side, bringing NATO close and close to Russian border, and with Ukraine's membership of NATO, had Ukraine accepted membership of NATO, so NATO would have come to the doorsteps of Russia, and that is the reason why Russia attacked Ukraine, just to कीप देम अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो ग्रुप। उनको एक तरीके से इनडायरेक्ट धमकी दी रसिया ने कि तुम अगर नाटो ज्वाइन करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तुम्हें दूसरी तरफ से खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो रसिया का अग्रेसिव स्टैंस था टू थ्रेटन अ नेबरिंग कंट्री फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो ग्रुप, ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव भी हुआ है, रसिया के लिए नुकसान भी हुआ है। रीजन बीइंग, कई सारे ऐसे देश जैसे स्वीडन फिनलैंड जैसे देश जो पहले नाटो का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी फैसला किया कि अब हम लोग भी नाटो को ज्वाइन करेंगे। तो स्वीडन और फिनलैंड 2023 और 24 में इन्होंने ज्वाइन किया नाटो को आफ्टर रसियाज अटैक ओवर यूक्रेन। सो अब देखिए, फिनलैंड के ज्वाइन करते ही अल्टीमेटली नाटो हैज कम टू द डोर स्टेप्स ऑफ रसिया। जो प्रिवेंट करना चाह रहे थे व्लादिमीर पुतिन, अल्टीमेटली हो ही गया। तो कुछ हद तक काउंटर प्रोडक्टिव भी हुआ है। Sweden, Finland have recently joined NATO group in last 2-3 years after Russia's attack over Ukraine. Coming back to the current context, you see, आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू किया। रिटालिएशन में ईरान ने भी कई सारे अमेरिकन बेसिस पे जो वेस्ट एशिया में लोकेटेड हैं, यूएई, बहरीन, कतर में, वहां पे अटैक करना शुरू किया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चूंकि अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, अमेरिकन एयर बेसिस, नेवल बेसिस के ऊपर अटैक हुआ, मतलब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है, इस कारण से नाटो कंट्रीज को आगे आना चाहिए, गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, और हमें मिल करके ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। नाटो कंट्रीज ने कुछ खास विलिंगनेस दिखाया नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि आर्टिकल 5 जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, वो एक डिफेंसिव अलायंस है, ऑफेंसिव अलायंस की बात नहीं है वहां पे। भाई, आपके ऊपर अटैक हुआ है, हम मिल करके अपने आप को डिफेंड करेंगे, हम मिल करके ईरान पे आपके साथ अटैक नहीं करेंगे। दैट इज द आइडिया। तो नाटो कंट्रीज ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के इस कॉल को रिस्पॉन्ड किया नहीं बहुत वार्म तरीके से कि हाँ हाँ सर, बिल्कुल मिल करके ईरान को मारेंगे। और उसके पीछे का जस्टिफिकेशन यही है कि आर्टिकल 5 विच टॉक्स अबाउट कलेक्टिव डिफेंस इज अबाउट डिफेंसिव कलेक्टिव डिफेंस, नॉट अग्रेसिव कलेक्टिव डिफेंस। तो हम मिल करके ईरान पे अटैक नहीं करने वाले। अब ये सब जब उनका ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सबको मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है, और अगर ईरान उसको रोकेगा तो हम सब मिल करके काउंटर अटैक करेंगे,
बट सेवरल कंट्रीज रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट टू हेल्प रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कई सारे नाटो कंट्रीज, इटली, नीदरलैंड्स, फ्रांस जैसे देशों ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो कई सारे देशों को इनवाइट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने टू ज्वाइन हैंड्स इन ऑर्डर टू काउंटर अटैक ईरान। उसमें से नाटो ग्रुप्स भी थे, ऑल ऑफ देम हैव रिजेक्टेड। और अब फिर गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नो नो आई डोंट नीड एनीबॉडी, हम लोग अकेले ही काफी हैं। पास्ट में ऐसा किया है इन्होंने, अमेरिका ने, जहां पे नाटो ग्रुप्स का इस्तेमाल किया है फॉर अग्रेशन, अटैक। जैसे 9/11 अटैक हुआ था जब अमेरिका के ऊपर, तो उसके बाद नाटो ग्रुप्स हैड सपोर्टेड अमेरिका टू इन्वेड अफगानिस्तान, और 2003 में देन द सेम नाटो ग्रुप सपोर्टेड अमेरिका टू इन्वेड इराक ऑल्सो इन ऑर्डर टू रिमूव सद्दाम हुसैन। लेकिन इस टाइम नाटो ग्रुप्स आर नॉट विलिंग टू गो इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ ईरान। कारण सरल है, 9/11 वाले में भी पहले अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था, फिर काउंटर अटैक के लिए अफगानिस्तान में फोर्सेस भेजे गए थे। यहां तो द वॉर हैज बिन इन अ वे, हम कह सकते हैं, स्टार्टेड बाय इजराइल एंड अमेरिका। वो बात अलग है कि इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि दिस वाज ए प्री एम्प्टिव वॉर, ईरान हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने उसके ऊपर अटैक किया। बट प्रोवोक तो, स्टार्ट तो ज्यादातर नाटो देशों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने किया। इस कारण से इस वॉर में ज्वाइन करना डिफेंस नहीं ऑफेंस होगा। सो दैट इज अबाउट नाटो। नाटो इज एनी वे वीकनिंग दीज डेज। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने जब ग्रीनलैंड को फोर्सफुली एक्वायर करने की धमकी दी थी, तब भी ये बात सामने आई थी कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क, डेनमार्क इज ऑल्सो ए नाटो कंट्री। अब एक नाटो कंट्री दूसरे नाटो कंट्री को धमकी देगा, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, नाटो। तो नाटो एनीवे इज वीक दीज डेज। नाटो के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटो का रिलेवेंस क्या है, कब बना, आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है और क्या इंटरनल डिफरेंसेस हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाटो के ऊपर तो नहीं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर मैंने ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है, यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर डिस्कवर्ड अ न्यू पार्टिकल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। देखिए, एक इस तरीके का सर्कुलर साइंटिफिक apparatus डेवलप किया गया है बाय एन इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है सर्न। सर्न बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न फ्रेंच लैंग्वेज में सर्न शॉर्ट है, उसको इंग्लिश में अगर एक्सपेंड किया जाए तो इट स्टैंड्स फॉर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, इसको बनाया गया है नियर जेनेवा एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। तो सर्न इंस्टीट्यूशन है, सर्न इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड नियर जेनेवा। और सर्न ने ही एक इस तरीके का सर्कुलर साइंटिफिक apparatus बनाया है, 27 किलोमीटर का सर्कुलर टनल इस तरीके का बनाया है। उस टनल का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लगभग 100 मीटर अंडरग्राउंड बनाया गया है ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इस तरीके का सर्कुलर। अंदर से देखें तो ऐसा दिखेगा, 100 मीटर के डेप्थ पे इस तरीके का सर्कुलर 27 किलोमीटर लंबा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया गया है एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। जहां पे सर्न इंस्टीट्यूशन है वहीं पे ये 27 किलोमीटर लंबा 100 मीटर डेप्थ में ये टनल बनाया गया है। इस टनल में होता क्या है? इस टनल में बेसिकली जो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल करके उनको एक्सेलरेट किया जाता है। इतना एक्सेलरेट किया जाता है कि उनकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। फिर उनको आपस में कोलाइड कराया जाता है, इसीलिए इस apparatus का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। आपस में उनको कोलाइड किया जाता है। तो जब ये एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो दे फर्दर गेट डिसइंटीग्रेटेड, दे ब्रेक डाउन इनटू फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर उनके बीच के जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं उनके ऊपर, वो भी सामने आता है, देखने को मिलता है। तो पॉइंट इज, मैं समराइज कर दूं, एक इंस्टीट्यूशन है सर्न जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है,
वहां पे लार्ज hadron कोलाइडर बनाया गया है 27 किलोमीटर लेंथ वाला, 100 मीटर डेप्थ पे। वहां पे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है टू द स्पीड ऑफ लाइट, आपस में कोलाइड कराया जाता है। इससे होता क्या है कि ये पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता चलता है, प्लस एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे इन पार्टिकल्स के बीच में कौन कौन फोर्सेस काम कर रहे हैं उनके बारे में भी पता चलता है। थोड़ा और डेप्थ में आते हैं। ये जो सर्न है, यहाँ पे सर्न के अंदर लार्ज hadron कोलाइडर है, वहां पे ये कोलिजन एक्सपेरिमेंट कर करके कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला है। नेचर के एकदम फंडामेंटल मटेरियल के बारे में पता चला है, जिससे नेचर के तमाम पार्टिकल्स बने हैं। जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है अभी तक जो हमारी समझ बनी है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज hadron कोलाइडर, जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे नेचर के बाकी पार्टिकल्स बने हैं, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम है बैरियॉन्स। सो ऑल द मैटर अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सीटीसी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है। अब ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ फंडामेंटल मटेरियल जिसका नाम है बैरियॉन्स। और बैरियॉन्स जो होते हैं उनके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर मान लो एक प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ बैरियॉन्स, और कोई भी बैरियॉन जो है वो 3 क्वार्क से बनता है, और क्वार्क्स होते हैं 6 तरीके के। सो देयर आर 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क: अप, डाउन, चार्म, ट्रेंज, टॉप, बॉटम। अब इन 6 में से 3 क्वार्क मिल करके बैरियॉन्स बनाते हैं, और बैरियॉन से ही फिर बाकी पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर उन पार्टिकल से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। आई होप अभी तक क्लियर हो रहा है। सबसे फंडामेंटल अब क्या हो गया? क्वार्क हो गए। तो 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। इन 6 में से 3 क्वार्क मिला करके बैरियॉन्स बनते हैं। बैरियॉन से ही फिर बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। तो ये जैसे ये 3 क्वार्क मिला करके अप, डाउन, डाउन मिला करके ये क्वार्क बन गया, ये नया बैरियॉन बन गया। अप, डाउन, चार्म मिला करके ये नया बैरियॉन बन गया। तो क्वार्क 6, इन 6 क्वार्क्स में से 3-3 के कॉम्बिनेशन से बनता है बैरियॉन्स, और बैरियॉन से फिर बनते हैं एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अलग अलग जो क्वार्क होते हैं उनका मास अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस अलग अलग होते हैं, क्वांटम प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अब सोचो इन थ्योरीज कितने तरीके के बैरियॉन्स बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। यू 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 बन सकता है, तीनों बैरियॉन्स, बैरियॉन्स के अंदर तीनों क्वार्क यू ही हो, यू यू यू। ऐसा भी हो सकता है कि 2 यू यू हो, एक डी हो। ऐसा हो सकता है कि तीनों डी 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 हो। तो ऐसे कई सारे बैरियॉन्स बन सकते हैं। इसका मतलब कई सारे तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक कुछ लिमिटेड पार्टिकल्स के बारे में ही हम जान पाए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज hadron कोलाइडर। तो लार्ज hadron कोलाइडर के बारे में समझ गए हम लोग, ये एपरेटस कहाँ है, इसमें क्या किया जाता है, वो भी अब समझ गए हम लोग। यहाँ पे बैरियॉन्स, बैरियॉन से जो बनने वाले एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको समझते हैं। एक बैरियॉन जो है वो किन किन क्वार्ट्ज से बना है उसके बारे में समझते हैं। 6 तरीके के क्वार्ट्ज होते हैं। आई होप अभी तक क्लियर है मामला। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। ये जो लार्ज hadron कोलाइडर है, इसने रिसेंटली एक नया पार्टिकल ढूंढ निकाला है, CCC+, XICC+. It is the 80th particle identified so far, and this new particle XICC+ is 4 times heavier than proton. क्योंकि प्रोटॉन के अंदर अगर हम बात करें तो जिस बैरियॉन से बना है उसके अंदर जो क्वार्क होता है वो 2 अप क्वार्क होता है, 1 डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन के अंदर अगर हम बात करें तो 2 अप क्वार्क है, 1 डाउन क्वार्क है। वहीं जो नया पार्टिकल ढूंढा गया है इसमें 2
चार्म क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। तो 2 चार्म 1 डाउन। प्रोटॉन के अंदर 2 अप 1 डाउन। तो ये जो नया सी वाला पार्टिकल ढूंढा गया हमने, वो उसमें 2 चार्म 1 डाउन। अब चार्म क्वार्क जो होता है वो हेवियर होता है एज कंपेयर टू अप क्वार्क, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस XiCc plus is 4 times heavier than proton. क्योंकि XiCc plus 4 times heavier than proton, reason being the charm quarks are heavier than up quarks. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भव्य स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। भव्य स्कीम को भारत सरकार ने कल अनाउंस किया। भव्य स्कीम का पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक विकास योजना। इसमें 33,660 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, वेल कनेक्टेड इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, और उन इंडस्ट्रियल पार्क्स को अलग अलग मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जैसे कि रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इनके साथ कनेक्ट किया जाएगा अंडर पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे और उन पार्क्स को कनेक्ट किया जाएगा विद डिफरेंट मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी अंडर पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो भव्य इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे भारत के अलग अलग हिस्सों में। इंडस्ट्रियल पार्क्स का फीचर होगा प्लग एंड प्ले, मतलब वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। नई कंपनियों को आकर के खुद से कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है, आना है और काम शुरू कर देना है। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर भव्य इनिशिएटिव, ऐसे 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क का मिनिमम एरिया होगा 100 करोड़, 100 करोड़। बट नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट में 25 एकड़ में भी ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा सकता है। तो मतलब जनरल केसेस में मिनिमम साइज इज 100 एकड़। अब मैंने करोड़ बोल दिया था गलती से। मिनिमम साइज विल बी 100 एकड़ इन जनरल केसेस एंड 25 एकड़ फॉर हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मैक्सिमम साइज कैन बी अप टू 1000 एकड़। भारत सरकार अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1 करोड़ रुपीज देगी फॉर इट्स डेवलपमेंट पर एकड़, यानी कि 100 एकड़ तक होगा तो 100 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी, 1000 एकड़ तक होगा तो 1000 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी। तो फंडिंग मेनली भारत सरकार की तरफ से आएगा, जबकि इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की होगी। दैट इज अबाउट भव्य स्कीम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एमएक्सीन, साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। छोटा सा न्यूज है, देख लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्च टीम ने एमेक्सीन बेस्ड कैटलिस्ट डेवलप किया है, जो 2 काम कर सकता है। पहला, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है एफिशिएंटली फ्रॉम वाटर। अभी वाटर से हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, वाटर को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। एमेक्सीन बेस्ड कैटलिस्ट जो है वो वाटर से हाइड्रोजन बना सकता है। दूसरा, फोटो कैटलिस्ट का भी काम करेगा फॉर डीसैलिनेशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ये डीसैलिनेशन का काम भी कर देगा, वाटर से सॉल्ट और बाकी चीजों को रिमूव कर सकता है। अब ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता इन जनरल, बट एपीएस से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीजन बीइंग आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने ये एमेक्सीन बेस्ड कैटलिस्ट ढूंढ निकाला है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम वाटर एंड डीसैलिनेशन कर सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो कैटलिसिस, मतलब वो लाइट के प्रेजेंस में कैटलिस्ट का काम करेगा। एमेक्सीन्स की अगर हम बात करें तो ये 2 डायमेंशनल मटेरियल्स होते हैं। इनको पहली बार 2011 में डिस्कवर किया गया था। एमेक्सीन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जो सबसे पॉपुलर एमेक्सीन्स हैं, टाइटेनियम कार्बाइड है। एप्लीकेशंस ऑफ एमेक्सीन्स अगर देखा जाए तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में भी काम आता है, बैटरीज वगैरह में। डीसैलिनेशन या जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन में एमेक्सीन्स का काम हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इंटरसेक्स पर्सन इंडिविजुअल बॉर्न विथ बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टर, दैट इज ट्रू। नॉन बाइनरी पर्सन्स आर इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी डू नॉट एक्सक्लूसिवली अलाइन विथ मेल एंड फीमेल, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। खर्ग आइलैंड से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। खर्ग आइलैंड इज फार अवे फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पहला स्टेटमेंट सही है। WTO मोरेटोरियम से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑस्पेकिया जुबिन गार्गियाना, इससे रिलेटेड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पेरेनियल श्रब डिस्कवर्ड इन मानस नेशनल पार्क। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।